के बाद क्या है? दिस इज प्रोपिलीन डाइमीन हमारे पास क्या होता है CH2 CH2 दिस इज CH3 CH2 CH2 यहाँ पे NH2 यहाँ H ठीक है। ये हमारे पास PN मींस प्रोपेन से है ना प्रोपिलीन डाइमीन और TN का मतलब होता है ट्राइइथिलीन डाइमीन CH2 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 NH2 over here and NH2 over here तो ये 1 2 3 मिथिलीन ग्रुप्स है तो ये बन गया ट्राइमिथिलीन डाइमीन। जो मैंने आपको लिगेंड्स के नोट्स दिए थे मैंने बताया था ना आपको लिगेंड्स के नोट्स याद रखने उसमें आप दोनों लिगेंड्स मिलेंगे आपको ठीक है। ये वाला कैसा लिगेंड होता है कायरल लिगेंड है। कायरल का मतलब कैसा होता है जिसमें एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट हो तो यहाँ पे एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है एक हाइड्रोजन है दूसरा अमीन फिर मिथाइल और यहाँ CH2NH2 तो ये कायरल लिगेंड है हमारे पास प्रोपिलीन डाइमीन एंड दिस इज ट्राइमिथिलीन डाइमीन ओके। इथिलीन डाइमीन जैसे ही होते हैं बाइलेटेड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोट करनी सबने रब कर दूं मैंने नोट कर लिया सबने यस मैम। चलो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बहुत इजी है आई होप सबको पहले से भी आती होगी ये ठीक है। फटाफट से हम इसकी क्विक रिवीजन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो क्या होता है हमारे पास अगर हम बोले कि जो हम लिगेंड यूज कर रहे हैं वो कैसा है इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड्स की एक प्रॉपर्टी होती है वीक फील्ड लिगेंड्स जनरली दे फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ठीक है। तो लिख लो वीक फील्ड लिगेंड्स या वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस और इनको हम क्या बोलेंगे दीज आर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। weak field complexes or high spin complexes or we can call them as spin free complexes। अब इनका मतलब क्लियर हो जाएगा आपको। दो कॉलम्स बना लो ठीक है पेज को अपने डिवाइड कर लो उधर दो कॉलम्स बना लो एक में वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस है दूसरी साइड पे आप लिख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। इनको हम और क्या बोलते हैं these are called as low spin complexes। these are called as low spin complexes or these are called as spin paired complexes ठीक है। these are called as spin paired complexes। अब देखो हमारे पास ना जो D1 सिस्टम है D1 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम का मतलब क्या है जो हमारे पास हमने स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा था कि दो सेट्स बनते हैं T2G सेट और TG सेट। तो जैसे ही जो आपके 6 लिगेंड्स और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के मेटल को अप्रोच करते हैं जो हमारे d ऑर्बिटल्स है दे गेट स्प्लिट इनटू टू सेट्स the lower set is the T2G set and the higher set is the TG set। D1 लिखने का मतलब क्या है कि हमारे जो d ऑर्बिटल्स है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है और हमें पता है हुंज रूल के अकॉर्डिंग the lower energy orbital is to be filled first। जब इसकी कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी लोअर एनर्जी सेट की फिर हम हाई एनर्जी सेट की फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा T2G सेट में। अब चाहे आपका कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन हो या जैसे हम क्या कह रहे हैं चाहे हमारा लिगेंड कैसा हो वीक फील्ड लिगेंड हो या चाहे हमारा लिगेंड कैसा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो D1 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसमें हमेशा ही आपका पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा T2G सेट में और EG सेट कैसा होगा दैट विल बी वेकेंट ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या अब साथ साथ में मैं आपको बताऊंगी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है। अभी तक जो मैंने आपको समझाया था वो हमारे पास क्या था T2G सेट और EG सेट के बीच में जो गैप होता है ना उसको हम डेल नॉट बोलते हैं या 10dq बोलते हैं और ये हमारे पास क्या होती है दिस इज द वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी। बट अब हमने क्या स्टडी करना है अब हमने स्प्लिटिंग एनर्जी स्टडी नहीं करनी अब हमने क्या स्टडी करना है स्टेबलाइजेशन एनर्जी ठीक है।
आपको एंड तक बोर्ड विजिबल है ना? स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। अब हमें क्या स्टडी करना है? व्हाट इज स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब स्प्लिटिंग होती है तो T2G सेट हमारा 0.4 यूनिट से डिक्रीज होती है एनर्जी, और EG सेट की प्लस 0.6 यूनिट से एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? माइनस 0.4 del naught multiplied by number of electrons in T2G set. यहाँ मैं P लिख रही हूँ, P stands for number of electrons in T2G set, या इसको सीधा T2G लिख लो, number of electrons in T2G set plus 0.6 into number of electrons in EG set. तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस 0.4 del naught, ठीक है, माइनस 0.4 del naught मल्टीप्लाइड बाय T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ एक, और EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 0.4 del naught। तो ये हमारे पास क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ऐसे ही अगर हम D1 ऑफ द हेटेरो सिस्टम की बात करें, जब आपके पास लिगेंड्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएंगे? लो स्पिन। पर D1 सिस्टम में हाई स्पिन और लो स्पिन अलग-अलग नहीं होते, वो एक ही जैसा होता है ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा ही T2G सेट में जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 0.4 into 1 plus 0.6 into 0 del naught, and that is minus 0.4 del naught। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम दो कॉलम्स किसके लिए बना रहे हैं? लिगेंड वीक है और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। अब धीरे धीरे हमने D1 से D10 सिस्टम तक जाना है, तो पहले हमने D1 सिस्टम के लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड की। आई होप ये चीजें सबको आती हैं। किसी को अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे स्टार्ट करते हैं। क्लियर है सबको? करना रिशु क्लियर? यस मैम, यस मैम क्लियर। चलो अब आप ना साथ साथ में जल्दी से फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है इस टॉपिक पे, इजी है, तो फटाफट से D2 से लेके D10 तक स्टार्ट कर दो, ड्रॉ कर दो। पहले लिखो D2 से, D2 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। तो D2 ऑक्टाहेड्रल सिस्टम में हमारे पास क्या होगा? In the case of D2 octahedral splitting, again two sets are formed, T2G set and EG set। T2G set में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स, EG set वेकेंट। ऐसे ही D2 सिस्टम हमारे पास होगा वीक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में, उसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स गेन जाएंगे। CFSE की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? Find the value of CFSE. बताओ क्या है CFSE की वैल्यू? फर्स्ट केस में D2 के सिस्टम में CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है? करुणा? माइनस 0.8 डेल्टा नॉट। 0.4 into number of electrons in T2G set is 2 plus 0.6 into number of electrons in EG set is 0। तुम्हारे पास आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 0.8 del naught। और यही सेम आंसर यहाँ पे आएगा, माइनस 0.8 del naught। इसके लिए CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1.2 del naught, और इसके लिए भी CFSE की वैल्यू माइनस 1.2 del naught। यहाँ तक D1, D2, D3 सिस्टम सबका हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करना है? D4 हाई स्पिन सिस्टम। अब हाई स्पिन बनने का मतलब जो हमने लिखा, हाई स्पिन का मतलब कब होता है? जब आप लिगेंड कौन सा चूज कर रहे हो? लिगेंड व्हिच यू आर यूजिंग इज द वीक फील्ड लिगेंड, है ना। और अगर आपका लिगेंड वीक है तो वो क्या, उस केस में हमारे पास क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए ये जो गैप है ना, डेल नॉट, ये बहुत छोटा होता है। अब देखो हमारे पास हुंज रूल
बोलता है कि जॉन से ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम है आप पहले उसको फिल करोगे और फिर जाके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स फिल होंगे। इसी वजह से हम पहले फिलिंग किसकी करते हैं, 1s की, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। फिर हम 2s पे जाते हैं, देन 2p, देन 3s, देन 3p, है ना। जो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी पहले होती है। पर मान लो आपके पास ऐसा केस है जिसमें लोअर एनर्जी सेट है आपके पास, या तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि अब मान लो आपके पास जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है वो कुछ इस तरह से, लोअर एनर्जी सेट की एनर्जी यहाँ पे है और हायर एनर्जी सेट की एनर्जी इतनी है। तो अब जब इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा गैप है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रेफर करेंगे, लोअर एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई करना। बट अगर ये एनर्जी गैप कम होता जाएगा और ऐसा सा कोई एनर्जी गैप आया तो हम क्या कहेंगे कि जो आपका हायर एनर्जी लेवल था ये वाला, उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पास में है लोअर एनर्जी सेट के, तो वी कैन से कि दिस एनर्जी इज कंपेरेबल, है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन्स इसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब भी एनर्जी गैप कम होता है दो सेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन होता है कि वो इसको ऑक्यूपाई करेगा या वो इसको ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है अब एनर्जी लेवल में। जब एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस ज्यादा होगा तो वो ऑब्वियसली लोअर एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई करेगा। तो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में हमारे पास जो T2G सेट है और EG सेट है उसमें एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन है कि वो T2G सेट को ही दोबारा ऑक्यूपाई करेंगे या EG सेट को ऑक्यूपाई करेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है, दूसरा फैक्टर काम आता है व्हिच इज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स को EG सेट में फिल कर रहे हो। तो जब आप EG सेट में फिल करते हो आपने इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं करवाया, है ना, तो कोई एनर्जी नहीं लगेगी। पर जैसे ही हम यहाँ इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ रखते हैं, वापस से T2G सेट में ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जब आप दोबारा से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमारे पास क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल में इकट्ठे दोनों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और आपको पता है माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा। उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग्स में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्योंकि आपको पता है, देखो सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं कि हमारे पास जो है अगर आप ठंडे पानी का ग्लास लेते हो और उसमें कभी आप सोडियम क्लोराइड या जो हमारी शुगर है उसको डिसॉल्व करने की कोशिश करो तो वो डिसॉल्व नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा उस पानी को गर्म करते हैं। इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो रिएक्शन हो जाए। जो चीज नहीं हो सकती या जिसका होना डिफिकल्ट है उसको हम स्पॉन्टेनियस कैसे बनाते हैं, बाय सप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को आपने पेयर नहीं करवाना तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन सिंपली ऊपर चला जाएगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन को आपको पेयर करवाना है तो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। तो उस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए सिस्टम क्या करता है, सराउंडिंग में से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठे एक ऑर्बिटल में रख सके। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगी, पेयरिंग एनर्जी लगेगी। अब क्वेश्चन क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है तब हमारे पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि वो लोअर एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, वो हायर एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई कर रहा है ना। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाते हो तब लगती है पेयरिंग एनर्जी। ये पॉइंट सबको समझ आया। दोनों ऑप्शंस जो है हमारे पास, अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रॉन्स को हम नीचे वाले ऑर्बिटल में ना भर के ऊपर वाले एनर्जी सेट में भरेंगे तो उसके लिए अगर आप नीचे भरते तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कम लगती क्योंकि उसने लोअर एनर्जी सेट ऑक्यूपाई किया। बट अगर आप इसको ऊपर फिल कर रहे हो तो थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ पे फिल
करने के टाइम पे। तो इस एनर्जी, ये जो हमारे पास एनर्जी होगी तब लगेगी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर हमारे पास हायर एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई करेगा। और अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ के नीचे को रखते हो इलेक्ट्रॉन को, तब लगती है हमारे पास पेयरिंग एनर्जी। अब सिस्टम हमारा क्या पसंद करता है, सिस्टम हमेशा ये चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग में से, उतना सिस्टम अनस्टेबल होता है। ये आपने सुना होगा ना, lesser is the value of energy, more is the system stable। तो अब सिस्टम के पास ऑप्शन है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के पास ऑप्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल करेगा या यहाँ फिल करेगा। यहाँ फिल करता है तो उसको चाहिए पेयरिंग एनर्जी, और अगर ऊपर फिल करेगा तो उसको जो ये एनर्जी गैप है, जिसको आप CFSC बोलते हो, उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास पॉइंट ये आता है कि क्या CFSC की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है या फिर पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू CFSC से ज्यादा है। अब मान लो हमारे पास केस ये है जहां हमारे पास CFSC की वैल्यू जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, CFSC की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब हमारे पास क्या हुआ, जो आपका T2G सेट है और EG सेट है, इसमें गैप बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या, और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सिर्फ T2G वाले सेट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, क्योंकि T2G सेट को ऑक्यूपाई करने के लिए जो उन्हें पेयरिंग एनर्जी लग रही थी वो कम लग रही थी। पर जब आप ये सोचोगे कि आप इतना ज्यादा गैप है और इलेक्ट्रॉन्स आप आधे यहाँ कर रहे हो, फिर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले एनर्जी सेट में फिल करना स्टार्ट कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में जितना गैप है ना, उतनी की उतनी एनर्जी लग जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी सेट में ऑक्यूपाई करने के लिए। ठीक है, तो हम इस वजह से क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू CFSC, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आना स्टार्ट कर देंगे, दोबारा से T2G सेट में ही। और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं, these are called as low spin complexes। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप सबको इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, पर याद भी रखना है टिप्स पे। हाँ, अगर CFSC की वैल्यू ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले T2G सेट को कंप्लीटली ऑक्यूपाई करेंगे, फिर उसके बाद EG सेट में जाना स्टार्ट करेंगे। और अगर बाय चांस पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू CFSC से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है पेयर होने के लिए। तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पहले तो T2G सेट हाफ फिल हो जाएगा, उसके बाद EG सेट आपका फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बन रहा है, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, इट इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, और शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन? क्लियर है? यस मैम। ओके, तो अब देखो हमारे पास जो हमारे वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उन केसेस में हम क्या बोलते हैं, CFSC की वैल्यू कम होती है या ज्यादा होती है, CFSC वैल्यू इज लेस और मोर। जो हमारे वीक फील्ड होते हैं वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम करते हैं ना, उन केसेस में T2G और EG सेट के बीच में जो एनर्जी गैप है दैट इज लेस। तो हम क्या बोलेंगे, CFSC की वैल्यू कम होती है। अब CFSC की वैल्यू इतनी कम होती है कि वो पेयरिंग एनर्जी से कम ही होती है, दैट इज पेयरिंग इन दीस कॉम्प्लेक्सेस। इन द केस ऑफ वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या वीक फील्ड लिगेंड्स की अगर हम बात करें, तो उस केस में CFSC की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से हमारे पास कम आती है। तो अगर CFSC की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो अब अगर आपके पास एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन why the weak field ligands they always prefer high spin complexes, तो उसका आंसर क्या हो गया कि weak field ligands हमेशा क्या करते हैं, T2G और EG के बीच में जो स्प्लिटिंग करते हैं, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कब बोलते हैं, वो कम रखते हैं, जिसकी वजह से CFSC की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम हो जाती है। जैसे ही CFSC की वैल्यू पेयरिंग
अगर हम बात करें, यहाँ हम कॉलम बनाएंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स तो फिक्स है कि 1 2 3 ऐसे ही जाएंगे। अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाई स्पिन का मतलब क्या है, ये जो एनर्जी गैप है वो कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर पाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन हमारा कहां चला जाएगा, ईजी सेट में। और अगर हम बात करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस की, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में CFSE की वैल्यू क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी एंड इलेक्ट्रॉन्स विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई द T2G सेट एंड नॉट द EG सेट। तो जो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, अगेन उसका फिक्स है आपके पास कि वो T2G सेट ही ऑक्यूपाई करता है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यही चला जाएगा रादर देन फिलिंग द EG सेट। ओके, तो अब CFSE की वैल्यू फाइंड कर लो फटाफट से, क्या आएगी इस केस में, CFSE विल बी इक्वल टू माइनस -0.6 -0.6 और यहाँ पे -1.6 डेल नॉट। ठीक है, अब देखो इतना तो एनर्जी लगेगा, पर क्योंकि आप क्या कर रहे हो, ये बहुत ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, CFSE क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG सेट, वो फॉर्मूला लगाना है, साथ साथ आपको ऐड करनी है, क्योंकि सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ, दैट यहाँ पर CFSE के साथ साथ हमारे पास पेयरिंग एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मतलब नॉट रिलीज, पेयरिंग एनर्जी लग रही है आपके पास। CFSE के साथ साथ सिस्टम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाने के लिए हमें पेयरिंग एनर्जी भी लगती है, तो वो भी इसमें ऐड होगी। अब कितने पेयर्स हैं यहाँ पे, एक पेयर बन रहा है ना, नया पेयर आपको देखना है, तो हमारे पास एनर्जी कितनी लग जाएगी, 1 पेयरिंग एनर्जी, ये हमेशा ऐड होगी। अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख लो, जैसे हम D5 D6 D7 सिस्टम करेंगे तो वो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यू विल ऐड 1 पेयरिंग एनर्जी इन दिस केस। अब साइड बाय साइड अब D5 सिस्टम और D6 सिस्टम करो। देखो D5 हाई स्पिन सिस्टम में हमारे पास क्या हो जाएगा, D5 हाई स्पिन सिस्टम में वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई T2G सेट और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, EG सेट। इस पे ध्यान दो, आप अपना काम करो। नहीं मैं देख रहा हूँ कैसे। What happened? Any doubts? तो ये हमारे पास T2G, this is EG सेट, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और EG सेट में क्या जाएंगे आपके पास, 4th and 5th इलेक्ट्रॉन। Then you have D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन से लेवल को ऑक्यूपाई करेंगे, T2G से, है ना। तो दिस CFSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0, है ना। और अब देखो यहाँ CFSE कैसे फाइंड कर लिया हमें, यहाँ पे हमारे पास ना आपको हर केस में जब आपको यहाँ पेयरिंग एनर्जी देखनी है कि कितनी पेयरिंग एनर्जी करनी है, तो आपने ना इस सिस्टम के साथ कंपेयर करना है उसको। जैसे मान लो यहाँ पे पहले तो CFSE कितना आया, देखो -2 आया, -2 मैम प्लस कितने पेयर बन रहे हैं, कितने नए पेयर बन रहे हैं वो देखा करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, ऐसे ही D6 हाई स्पिन सिस्टम में हमारे पास क्या हो जाएगा, T2G सिस्टम में हमारे पास, एक्सक्यूज मी मैम 2p कैसे आया,
मैं आपको बताती हूँ, एक बार ना D6 सिस्टम लिखो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। D6 लो स्पिन सिस्टम करो। D6 लो स्पिन में क्या हो जाएगा हमारे पास, सारे इलेक्ट्रॉन्स यही वाला ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। तो CFSE की वैल्यू -2.4 डेल्टा। अब देखते हैं यहाँ पेयरिंग एनर्जी कितनी है। देखो जब यहाँ CFSE कितना आया, कैलकुलेट किया किसने, CFS की वैल्यू -0.4 डेल्टा आ रही है। यस मैम। हाँ, अब क्या है ना, जब आप P stands for P here stands for pairing energy, है ना, कि कितनी हमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी लग रही है। अगर मैं हाई स्पिन सिस्टम की बात करूं, स्पेसिफिकली D6 हाई स्पिन सिस्टम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहे हैं ना, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर होना कब स्टार्ट हुआ, जब कोई ऑप्शन ही नहीं था, है ना। पहले आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल कर दिए, अब पता है कि 4th यहाँ गया, 5th, अब इसके बाद तो जो आपका 6th इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर होगा ही नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है। अब उसमें क्या, उसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ने जाना ही इसी ऑर्बिटल में, तो आप किसी चीज के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो, आप हुंज रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। यहाँ पे हमें पता है कि पहले ये वाले एनर्जी ऑर्बिटल्स जो है आपने इनको फिल कर लिया, तो ये वाले भी फिल हो गए, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका यहीं जाएगा, तो इस केस में कोई पेयरिंग एनर्जी नहीं लगी। जब आप इस सिस्टम पे जाते हो व्हिच इज योर D6 लो स्पिन सिस्टम, तो यहाँ हम देखेंगे कि इसके कंपैरिजन में हाई स्पिन में भी आपको पता है कि एक पेयर तो बनना ही बनना था ना, तो ये वाला जो आपका एक पेयर बन रहा है, इसके लिए कभी कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है, वो यहाँ पे भी बनना है, वो यहाँ पे भी बनना है, तो इसको बनने के लिए कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है। बट हाँ, हमारे पास ये ऑप्शन जरूर था कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर रख दो और एक पेयर बनाओ, बट हमें पता है कि एक पेयर तो बनना ही था, पर उसके अलावा और आप कितने एक्स्ट्रा पेयर बना रहे हो जिसके लिए एनर्जी लगेगी, दैट इज 2 पेयर्स। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी आ जाएगी, 2 पेयरिंग एनर्जी, या 3 पेयरिंग एनर्जी नहीं आएगा, क्योंकि एक पेयर तो बनना ही था। जब आप हाई स्पिन भी बनाओगे ना, तब भी एक पेयर तो बनेगा ही बनेगा, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लेती है। बट हाँ, एक पेयर बनना था, उसके अलावा कितने एक्स्ट्रा बना रहे हैं, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास ऑप्शन था कि वो हाई एनर्जी सेट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट उसके वो अगेंस्ट गए, वो यहाँ नहीं गए, दे आर प्रेजेंट इन T2G सेट। तो ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो आपने ऐड किए हैं T2G सेट में, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी लगी है, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। तो कितनी आएगी, 2 पेयरिंग एनर्जी। अभी क्लियर हुआ कि इस सिस्टम में 2 पेयरिंग एनर्जी कैसे आया। यस मैम। अब नेक्स्ट यहाँ ये वाले केस में देखो, यहाँ पे आपके पास पता है कोई पेयर बन ही नहीं रहा, हमारे पास ऑप्शंस था कि हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ रख देंगे, तो कोई भी पेयर नहीं बन रहा यहाँ। बट इस केस में हमने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा पेयर बना दिए, इस वजह से यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पेयरिंग एनर्जी ऐड की है। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब ऐसे अगर मैं D7 सिस्टम की बात करूं, तो D7 हाई स्पिन सिस्टम में हमारे पास क्या हो जाएगा, T2G सेट में इस तरह से 2 पेयर बन गए, है ना। यहाँ पे देखो CFS की वैल्यू कितनी आएगी, D6 लो स्पिन सिस्टम में हमारे पास T2G सेट, EG सेट। Okay, now check here, CFS की वैल्यू in this case is -0.8 डेल्टा। चेक करो यही आ रही है सबकी वैल्यू, और यहाँ CFS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1.8 -1.8, यही आ रही है सबकी। यस मैम। यस मैम। अब यहाँ बताओ मुझे पेयरिंग एनर्जी कितनी आएगी, 1 पेयरिंग एनर्जी, 2 और 3, कितनी पेयरिंग एनर्जी आएगी, मैम 1 p मैम, है ना, क्योंकि 2 पेयर्स तो ऑलरेडी बन ही रहे हैं, उसके अलावा नया पेयर कितने बन रहे हैं, एक पेयर। तो हम क्या बोलेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी CFS की, -1.8 डेल नॉट प्लस 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। D9 और बाकी जो आपके पास D8 सिस्टम है, D8, D9 और D10 सिस्टम, उसके लिए फाइंड करो CFS की वैल्यू।
बी क्विक फॉर D8 सिस्टम। कैसे फिल करोगे इलेक्ट्रॉन्स को? पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स EG में, देन 6, 7 एंड 8। दिस इज योर T2G सेट, EG सेट। यहाँ पे अब देखो ध्यान से, D8 सिस्टम दोनों के लिए, हाई स्पिन के लिए भी और लो स्पिन के लिए भी सेम ही रहेगा। अब आप इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो, लो स्पिन में क्या करोगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स T2G में, नेक्स्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स भी यहीं जाएंगे, फिर 7 और 8। बट दोनों की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ही सेम है ना? कोई डिफरेंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दोनों केस में। CFSE की वैल्यू भी सेम आई। D9 सिस्टम में हमारे पास अगेन सेम हो जाएगा सारा सिस्टम इस तरह से। और यहाँ पे जब आप फिल करोगे 9 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करोगे? पहले सारा T2G भर दो, उसके बाद आप EG सेट स्टार्ट करोगे फिल करना। बट फिलिंग कैसी भी हो, अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन D9 सिस्टम की सेम ही हो जाएगी। और इसी तरह से D10 सिस्टम में पहले आपने T2G हाफ फिल करना है, फिर EG फिल करो, देन अगेन स्टार्ट फिलिंग द T2G देन EG। और यहाँ इस केस में D10 सिस्टम में क्या हो जाएगा? पहले कंप्लीटली T2G सेट फिल कर दिया, उसके बाद हमने EG की फिलिंग स्टार्ट। ठीक है ना? अब CFX की वैल्यू फाइंड करो। सब केसेस में सेम आई। CFSE की वैल्यू क्या आएगी? -1.2 डेल नॉट, राइट? और यहाँ CFSE की वैल्यू इधर भी -1.2 ही आएगी, -1.2 डेल नॉट। क्या वहां कोई पेयरिंग एनर्जी लगेगी इस केस में? नो मैम। नो पेयरिंग एनर्जी है ना, क्योंकि 3 पेयर यहाँ पे भी बन रहे हैं, तो 3 पेयर यहाँ भी बन रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा पेयर नहीं बना रहे। यहाँ CFSE की वैल्यू कितनी आ रही है D9 सिस्टम में? 0.6। हाँ, -0.6 डेल नॉट। अगेन हियर CFSE इज आल्सो -0.6 डेल नॉट। यहाँ पे D10 सिस्टम में 0, दोनों केसेस। Done, everyone? यस मैम। अब हम क्या देखेंगे कि हमने अब ये सीखना है, देखो आपने दोनों चीजें पढ़ ली हैं। फैक्टर्स ऑन व्हिच क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स। CFSE की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो मैंने आपको पढ़ाए, नेचर ऑफ द लिगेंड्स है ना, नंबर ऑफ द लिगेंड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, क्वांटम नंबर, ये सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि CFSE की वैल्यू जो है वो कम होगी या ज्यादा। और कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा या हाई स्पिन बनेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये CFSE पे डिपेंड करता है। अगर CFSE की वैल्यू कम होती है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनता है, अगर CFSE की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन बनेगा। तो इन शॉर्ट आपको देखना आना चाहिए कि आपको मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया तो आपको पता लगना चाहिए कि लो स्पिन है या हाई स्पिन है। तो वो कैसे पता लगेगा? अगर आपको इस चीज की समझ है कि CFSE की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, और आपको पता होना चाहिए CFSE की वैल्यू फिर फर्दर डिपेंड किस पे करती है। तो अब ये सारी चीजें हम कंबाइन करके कुछ कंक्लूजन्स लिखेंगे जो आपको याद रखनी है, ठीक है? और इन कंक्लूजन्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे कि कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा, ठीक है? तो राइट द कंक्लूजन्स। Okay. See, we have said that the value of CFSE it depends on nature of the ligand, है ना? और हमने nature of ligand में बताया कि ligands की nature जो है वो 2 तरह की हो सकती है, weak भी हो सकती है और strong भी हो सकती है। अगर हमारे पास conclusions किस basis पे है, हमने बोला ligands की nature weak भी हो सकती है, ligands की nature strong भी हो सकती है ना? अब आपको पता है कि strong ligand क्या करते हैं?
CFSE की वैल्यू इनके इसमें कम थी या ज्यादा? बताओ, हाई और लो? अगर हमारे पास कोई ऐसा लिगेंड है विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या CFSE की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी आपके अकॉर्डिंग? क्या क्या था फैक्टर्स में? हाँ जी बताओ, इज माय वॉइस ऑडिबल? हाई होगी मैम। हाँ, CFSE की वैल्यू विल बी हाई। अगर मैं लिगेंड ले रही हूँ वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ऑब्वियसली CFSE की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा हो जाएगी CFSE की वैल्यू, आप इसको ऐसे लिखो CFSE वैल्यू इज वेरी हाई, इतनी ज्यादा हो जाएगी CFSE की वैल्यू कि वो पेयरिंग एनर्जी से हमेशा बड़ी ही होगी। तो कॉम्प्लेक्स हमेशा कैसा बनेगा? इट विल बी हाई स्पिन और लो स्पिन? लो स्पिन है ना, कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट विल बी ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस फैक्टर्स जो हमने पढ़े थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, उनमें से एक फैक्टर था लिगेंड स्ट्रांग होगा या वीक। अगर लिगेंड स्ट्रांग तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? लो स्पिन। तो इस फैक्टर के बेस पे जो हम पहली कंक्लूजन लिखने जा रहे हैं वो हमारे पास ये है दैट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिगेंड, कौन सा? जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, सबसे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हमने कौन से लिखे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? बताओ। मैम कार्बोनाइल नाइट्रोसिल। हाँ, तो कॉम्प्लेक्सेस ऐसे लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस, कैसे लिगेंड जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे कार्बोनिल, नाइट्रोसिल एंड साइनाइड, ठीक है? कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिगेंड्स which are highly strong field, which are highly strong field are always low spin, ठीक है? These are always low spin, no matter आपका जो मेटल था उसका चार्ज कम था या मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा था या कम था, कुछ नहीं देखना। ना आपको ये देखना है कि आपके मेटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या था, 3d था, 4d था, 5d था, कुछ नहीं देखना। बस आपने जैसे आपको नजर आया कि लिगेंड मेरे पास साइनाइड, कार्बोनिल या नाइट्रोसिल में से कोई एक है which is a very strong field ligand, इतने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हमेशा ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, चाहे मेटल कोई भी ले लो, ठीक है? चाहे कॉम्प्लेक्स आप कोई भी ले, ठीक है? तो कोई और फैक्टर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हमारे पास क्रोमियम साइनाइड 6 3 नेगेटिव, क्रोमियम साइनाइड 6 4 नेगेटिव, यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो चाहे आपका चार्ज कम हो चाहे चार्ज ज्यादा हो, दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे? बोथ ऑफ दिस विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। व्हाई? बिकॉज़ लिगेंड हम काफी ज्यादा स्ट्रांग ले रहे हैं, ठीक है? इसी तरह से चाहे आप लिगेंड आप मेटल क्रोमियम ले लो, या आप मेटल क्रोमियम के बाद आपके पास मॉलिब्डेनम टंगस्टन आते हैं ना, तो चाहे टंगस्टन ले लो, इसमें क्रोमियम +3 में, यहाँ टंगस्टन इसमें है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कोई भी मेटल ले लो, चाहे 3d का ले लो, 5d का ले लो, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नजर आया लिगेंड हमारे पास साइनाइड है which is a very strong field ligand, तो कॉम्प्लेक्सेस पक्का कैसे बनेंगे? they will be always and always low spin complexes, okay? they will always be what type? low spin complexes। ये पॉइंट क्लियर है सबको? Yes. चलो, तो ये आपका पहला कंक्लूजन था। अब हम लिखेंगे हमारी नेक्स्ट कंक्लूजन। So write down the next conclusion. Complexes, चलो कंक्लूजन लिखने से पहले ये देखो, मेरे पास मेटल कौन सा है? निकल, ठीक है? निकल +2 में है या निकल +3 में है या निकल +4 में है। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज करते जा रहे हैं,
+4 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास काफी ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाती है, ठीक है। जैसे 0, +1 एंड +2, इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम बोलते हैं लो ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है जैसे कि 3, उसको हम हाई बोलते हैं, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को हम क्या मानते हैं, इज अ वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपका कोई भी एलिमेंट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, दैट मींस इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी CFSE की वैल्यू डिपेंड करती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो CFSE की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ज्यादा होगी मैम। तो in this case when oxidation state is very much, then CFSE value that will also increase, है ना। और अगर CFSE की वैल्यू इंक्रीज कर रही है हमारे पास, तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, हाई स्पिन या लो स्पिन? लो स्पिन में। लो स्पिन। कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म विल बी लो स्पिन। इसका मतलब ये है कि जब तो आपका मेटल +2 में है या +3 में है, तो हमें समझ नहीं आएगा कि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन। उस केस में फिर आपको बाकी के फैक्टर्स भी चेक करने पड़ेंगे, जैसे कि इसके साथ मान लो आपका निकल +2 में है, इसको देख के नहीं समझ आएगा कि कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा। फिर आपको देखने पड़ेंगे लिगेंड, क्या लिगेंड वीक है या क्या लिगेंड आपका स्ट्रांग है। स्ट्रांग फील्ड लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और वीक फील्ड लिगेंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। बट अगर हमारे पास इतनी ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हमने सिलेक्ट करके रखी हुई है व्हिच इज वेरी हाई +4, तो उस केस में फिर वो क्या करता है, लिगेंड पे डिपेंड नहीं करता। अब ऐसे केस में चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, कॉम्प्लेक्स हमारा हमेशा कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और एक ये कॉम्प्लेक्स है निकल का साइनाइड के साथ। यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4, और यहाँ पर भी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4। तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। इतनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है कि चाहे लिगेंड आपका वीक ही क्यों ना हो, फ्लोराइड इज अ वेरी वीक फील्ड लिगेंड ना, पर वो उस पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा ले रखी है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, यहाँ पे हमारे पास these complexes are low spin complexes. Okay, so the complexes formed are low spin complexes. दोनों, both of them, nickel with fluorine also and nickel with cyanide also, both these complexes are low spin. यहाँ तक समझ आ गया सबको? Is this point clear to everyone? Write down complexes of transition metal, complexes of transition metals in +4 oxidation state, in +4 oxidation state are always low spin complexes, are always low spin complexes, no matter the ligand is weak or strong. Is this point clear to everyone? Yes ma'am. तो ये हमारा सेकंड कंक्लूजन था, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन लिखो। ये सारे कंक्लूजन्स करने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कभी सोचना, आप हमेशा बहुत आसानी से डिसाइड कर सकोगे कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो वीक फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग, मतलब हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन बनेगा। थर्ड कंक्लूजन, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमने पढ़ा था जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज करता है फ्रॉम 3d to 4d to 5, जैसे मैंगनीज, टेक्नीशियम, रिहीनियम, ठीक है। तो हमने क्या किया था, एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस
कॉम्प्लेक्सेस कैसे CFSE की वैल्यू क्या करती थी, इंक्रीज और इंक्रीज? प्लीज मैम। CFSE वैल्यू इंक्रीजेस, है ना? तो अगर CFSE की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी क्या करेगी? टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी टू फॉर्म लो स्पिन कॉम्प्लेक्स दैट विल आल्सो इंक्रीज। इस फैक्टर का कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि 4D और 5D सीरीज के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके हाँ, बट 3D के केस में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स वीक है, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन है या लो स्पिन है। फिर उसके लिए आप लिगेंड्स चेक करोगे। अब जैसे मान लो आपके पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स है फ्लोरीन के साथ, और एक कॉम्प्लेक्स आपके पास है मैंगनीज का साइनाइड के साथ। तो अब यहाँ ना मेटल आपका कौन सा आ जाता है, 3D सीरीज का, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +3 +4 तो नहीं है। अगर +4 होती तो बिना देखे बोल देते कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन है। पर अब मेटल हमारा कौन सा है, 3D सीरीज का मेटल है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन सी है, +3, जो कि बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड भी हो सकता है, मतलब कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन भी हो सकता है और लो स्पिन भी हो सकता है। अगर लिगेंड कौन सा है, वीक, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा हमारे पास, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्म। बट इफ इन केस आप लिगेंड कौन सा मेटल कौन सा ले रहे हो, 4D या 5D सीरीज का, जैसे कि रिहीनियम, तो उस केस में नो मैटर व्हाट द लिगेंड इज, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो, कुछ मैटर नहीं करता। हमने जैसे ही देखा रिहीनियम में, रिहीनियम का मतलब ये बिलोंग करता है 5D सीरीज को, तो 5D सीरीज और 4D सीरीज के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हमेशा कैसे बनते हैं, लो स्पिन। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स हमारे पास कैसे बनेंगे, बोथ ऑफ दीस कॉम्प्लेक्सेस विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर है सबको, ऋषु, राहुल? यस मैम। Yes, ma'am. So write down the third conclusion on this basis. Write down the third conclusion. The complexes of 4D and 5D series transition metal, 4D and 5D series transition metals are complexes of 4D and 5D series transition metal are always low spin complexes. ठीक है, these are always low spin complexes. Moving on to the fourth conclusion. अब देखो, जो अभी आपने किया ना फर्स्ट 3 कंक्लूजन्स, ये फिर भी इजी थी। अब फोर्थ और फिफ्थ कंक्लूजन जो है उसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो एक एक चीज बहुत ध्यान से सुननी है आपने, ठीक है? अब ना जो आपका नेक्स्ट है फोर्थ कंक्लूजन, वो आप देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज की, तो 3D सीरीज में मैंने आपको क्या बताया, 3D सीरीज के जो मेटल्स होते हैं वो क्या कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो हाई स्पिन भी बना सकते हैं, है ना, और लो स्पिन भी बना सकते हैं, है ना। दे कैन फॉर्म हाई स्पिन आल्सो और दे कैन फॉर्म लो स्पिन आल्सो। अब
हमें सब चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पे कि 3D सीरीज का जो आपका ट्रांजिशन मेटल है कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, क्या वो +2 में प्रेजेंट है, क्या वो +3 में प्रेजेंट है, क्या वो +4 में प्रेजेंट है। मान लो वो किस में प्रेजेंट है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो क्या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको चेक करने की जरूरत है कि वो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, बताओ। नहीं मैम, चेक करने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, मतलब उसका आपका फिक्स ही है कि इसमें तो हमेशा लो स्पिन ही बनाना है। फिर चाहे लिगेंड आप स्ट्रॉन्ग ले लो, चाहे लिगेंड हम वीक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। इसमें हमें पता है लो स्पिन ही बनेगा, तो मैं ये यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन बचता है +2 है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे कि पहला केस हम कौन सा कंसीडर करते हैं कि हमारा 3D सीरीज का जो ट्रांजिशन मेटल है, राइट डाउन इफ द transition metal belongs to 3D series, okay, and is present in +2 oxidation state, ठीक है, and is present in +2 oxidation state, तो वो हाई स्पिन भी हो सकता है और लो स्पिन भी हो सकता है, ठीक है। अब वो कैसे हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा वो आपको चेक करना है, और वो आप किस अब क्या चेक करोगे, मेटल आपको पता है कि 3D सीरीज का है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, +2 है। अब हमें पता है कि वो हाई स्पिन भी बना सकता है और लो स्पिन भी बना सकता है ना। तो क्या चीजें डिपेंड करेंगी अब, लिगेंड्स, कि लिगेंड आपका वीक है या लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अगर मैं बात करूं, अब दैट मींस आपको जाना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने ऑर्डर क्या किया था, आयोडीन, ब्रोमीन, सल्फाइड, थायोसायनेट, है ना। इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स थे हमारे पास, और फिर कहीं बीच में आपके पास अमोनिया आया था, और फिर उसके बाद आपके पास एंड पे कार्बन। ये थी ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास। तो क्या होता है ना कि ये बिल्कुल वीक एंड है आपका, बहुत वीक फील्ड लिगेंड्स है यहाँ पे, और ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग है एंड, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। अमोनिया को हम रिगार्ड करते हैं कि ये मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ना तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो अगर आपका हमारे पास क्या होता है, दोनों फैक्टर्स को आपने एक साथ लेकर चलना है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी 3D सीरीज का एलिमेंट, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन ही बने, ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट भी नहीं, इतनी कम भी नहीं है कि कॉम्प्लेक्स हमेशा हाई स्पिन बने। तो ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको लिगेंड्स के साथ चलना पड़ता है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि 3D सीरीज को बिलोंग करता है, तो वो आयोडीन से लेकर अमोनिया तक, फ्रॉम आयोडीन अप टिल अमोनिया, ये कौन सा एंड हो गया आपका, वीक फील्ड लिगेंड्स है ना ये सारे। धीरे धीरे आप स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहे हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ लिगेंड्स के साथ ये कॉम्प्लेक्स हमेशा कौन सा बनाएगा, आपके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, हाई स्पिन बनेगा, लो स्पिन बनेगा, हाई स्पिन। हाँ, है ना, क्योंकि लिगेंड हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं ले रहे, लिगेंड्स हमारे पास या तो वीक है या मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, तो उनके साथ कॉम्प्लेक्स हमारे पास हमेशा हाई स्पिन बनेगी। पर अगर आप बात करो अमोनिया के बाद जितने भी लिगेंड्स होंगे आपके, वो सारे कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होंगे, तो उनके साथ आफ्टर अमोनिया अप टिल कोबाल्ट सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं लो स्पिन। तो इसका मतलब इन पॉइंट्स में आपको लिगेंड्स के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करूं आपके साथ, तो एग्जांपल ये हो सकती है, like for example you have manganese complex with water as ligand in +2 oxidation state and manganese complex with ethylene diamine in +2 oxidation state। तो ये कौन सा है, दोनों में मैंगनीज प्रेजेंट है, 3D सीरीज का एलिमेंट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी कौन सी है, +2। तो इसका मतलब अब यहीं पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट फैक्टर पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट फैक्टर का मतलब लिगेंड्स देखने पड़ेंगे। अगर लिगेंड कौन से है,
आयोडीन से लेके अमोनिया के बीच का कोई लिगेंड है। जैसे आपको पता है वाटर, देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इट कम्स इन बिटवीन आयोडीन एंड अमोनिया, है ना, अमोनिया से पहले आता है। तो इसके साथ कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन। और अगर लिगेंड कौन सा है, ऐसा लिगेंड है जो अमोनिया से ज्यादा स्ट्रांग है, जो अमोनिया के बाद आता है, उस केस में हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स विल बी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हुआ सबको, एवरीवन? यस मैम। ठीक है, तो ये आप लिख लो इसको, ये हमारी हो जाएगी फोर्थ कंक्लूजन। राइट डाउन। Octahedral complexes. Octahedral complexes of 3D series transition metals. 3D series transition metals in +2 oxidation state will form high spin complexes with कौन से ligands, with ligands from iodide up till ammonia, from iodide up till ammonia, and low spin complexes with ligands after ammonia. तो ये आपकी फोर्थ कंक्लूजन हो। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, कंक्लूजन नंबर 5, जो किसकी है, अगर मेटल आपका 3D सीरीज का है, किसमें प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है ना। अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज from iodine then bromide up till ammonia and from ammonia up till carbon। तो ये हमारे सारे लिगेंड्स वीक हो जाते हैं, ये लिगेंड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग, आयोडीन, ब्रोमीन, देन सल्फाइडो, ऐसे करते करते बीच में कहीं आपके पास फ्लोराइड आता है, देन यू हैव अमोनिया, और फिर लास्ट पे ऐसे करते करते आपके पास कार्बन। अब देखो वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू कम होती है, जैसे आप +2 से +3 में जाओगे तो क्या CFSC की वैल्यू पे कोई चेंज आएगा, इंक्रीज होगी मैम। प्लस, हाँ, तो CFSC की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी, है ना। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो कि आयोडीन से लेके अमोनिया तक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा था और वो लो स्पिन बना था अमोनिया के बाद, तो जो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसके कंपैरिजन में क्या करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, क्योंकि जब आप +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर CFSC की वैल्यू क्या होती है, कम, और यहाँ CFSC की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। CFSC की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो आपके ट्रांजिशन मेटल हैं वो ज्यादातर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करेंगे, ना कि हाई स्पिन। और फिर हाई स्पिन वो सिर्फ तब बनाएंगे जब लिगेंड कैसे हो, बहुत ही ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड हो, जैसे कि फ्रॉम आयोडीन टू फ्लोराइड। तो ये आपका फ्लोराइड जो है, इसको सर्कल करें, अगर आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ गिने चुने
लिगेंड्स के साथ बनाता है, और वो कौन से लिगेंड्स है? आयोडीन, ब्रोमाइड, सल्फाइडो, थायोसाइनेट, क्लोराइड, अजाइड, अप टिल फ्लोराइड। इसके बाद जितने भी लिगेंड्स है सबके साथ वो कैसा बनाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। करना आपको क्लियर है विशु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So write down the fifth conclusion. Octahedral complexes of transition elements, octahedral complexes of transition elements in +3 oxidation state, in +3 oxidation state are generally low spin, are generally कैसे होते हैं? are low spin complexes. ठीक है, are generally low spin complexes except with ligands from iodide up till fluoride. इनके साथ कैसे होते हैं? हाई स्पिन। अदरवाइज ऑलमोस्ट बाकी जितने भी सारे लिगेंड्स हैं उनके साथ ये कॉम्प्लेक्सेस हमेशा कैसे होते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ हमारी कंक्लूजन्स खत्म हो जाती है। अब आपको ये पता लग गया कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और पेयरिंग एनर्जी क्या है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग और पेयरिंग एनर्जी के बेसिस पे हम बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। दैट मींस आपको देखना पड़ेगा CFSE की वैल्यू, है ना। फिर आपको देखना है किन फैक्टर्स पे CFSE डिपेंड करता है, उसके बेसिस पे हमने ये कंक्लूजन स्टडी कर ली है। और अब हम वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस कि हमें देख के कैसे पता लगेगा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा या हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? हाई स्पिन। ठीक है, तो मैं आपको अपना और आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी फाइंड करनी आ गई है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, आपने चेक करना है कि वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, और दूसरा आपने उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज भी फाइंड करनी है सारे कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, तो पहला कॉम्प्लेक्स लिख लो, tell whether it is high spin or low spin and also value of CFSE, stabilization energy. एक ना चीज और याद रखना, यहाँ मैं स्किप हो गया मुझसे, यहाँ हम लिख रहे ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ, यहाँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बजाय आपने लिखना है कोबाल्ट, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, मतलब ये रूल सिर्फ कोबाल्ट पे एप्लीकेबल है, बाकी सारे जो कोबाल्ट एंड जितने भी एलिमेंट्स कोबाल्ट के बाद में आते, ठीक है, वो सारे कॉम्प्लेक्सेस कोबाल्ट एंड जितने भी मेटल्स जो है आफ्टर कोबाल्ट एंड मेटल्स आफ्टर कोबाल्ट, जैसे कि कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है तब ये रूल उनके लिए एप्लीकेबल है। आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, इनके केसेस पे ये एप्लीकेबल नहीं है और उनके केसेस में आपको लिगेंड चेक करना पड़ेगा। ठीक है,
वो मैं आपको जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बट आपसे इन पांचों के बेसिस पे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई करो सॉल्व करने का। Try up solving these questions. Okay, I'm coming in 2 minutes. किए सॉल्व क्वेश्चंस? यस मैम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसका आंसर बताओ क्या आएगा? मैम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लो स्पिन और 1.6 DQ। हाँ, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, है ना। सिस्टम B4 लो स्पिन सिस्टम हो जाएगा ना, तो -1.6 डेल नॉट। पेयरिंग एनर्जी आएगी साथ में, यस और नो? यस मैम। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होगा और -1.6 डेल नॉट प्लस
1 पेयरिंग एनर्जी, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बताओ। मैम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई स्पिन है और 0.8 डेल नॉट। एलिमेंट्स है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के 3D सीरीज के अमोनिया तक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है। तो D7 हाई स्पिन सिस्टम हो जाएगा ये -0.8, यही आई है वैल्यू, है ना। बताओ आयुष, करुणा क्या वैल्यू आ रही है, निशु आपकी -0.8 आ रही है सबकी। यस मैम। नेक्स्ट बताओ क्या है इसका आंसर, हाई स्पिन और लो स्पिन। लो स्पिन। मैम लो स्पिन है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और -2.0। D6 सिस्टम हो जाएगा हमारे पास, -2.4 + 2p। और डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। नेक्स्ट ये भी कैसे है, लो +3 लो स्पिन। स्टेट में लो स्पिन। है ना, सेम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हाई स्पिन। हाँ, इस केस में आपके पास आयरन है। कोबाल्ट से पहले वाले जितने भी मेटल्स है ना, वो सारे जैसे आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम, ये सारे जनरली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अगर लिगेंड कैसा हो, वीक फील्ड लिगेंड। अब जैसे लिगेंड हमारे पास वाटर है एंड वी नो वाटर इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इनके साथ ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दे विल फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सबने हाई स्पिन किया था। यस मैम। और वैल्यू कितनी आ जाएगी CFSE की, 0 मैम। D5 सिस्टम हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ लो स्पिन। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, हाई स्पिन और लो स्पिन। लो स्पिन मैम। यस, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल बी लो स्पिन। हाँ जी मैम। मेरी वो HP, हाँ वो तो आज छुट्टी है ना। हाँ नहीं, आपके पास है। अच्छा हाँ, आप मुझे पूछो। Okay, so here in this case nickel is present in +4 oxidation state और हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन। +4 में आपको देखने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड जो है वो वीक फील्ड होगा या स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। इफ द मेटल इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट which is a very high oxidation state, है ना, तो in these cases we don't need to check the ligand whether it is weak or strong, it will always be a कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। CFSE वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में, D8 लो स्पिन सिस्टम हो गया ना हमारे पास, -1.2 डेल नॉट प्लस पेयरिंग एनर्जी आएगी या नहीं, मैम D8 होगा या D6 होगा? अच्छा हाँ D6 हो जाएगा सर, D6 सिस्टम है ना, तो D6 सिस्टम के लिए हमारे पास CFSE वैल्यू कितना आ जाएगा, D6 लो स्पिन सिस्टम -2.4 del O + 2p। -2.4 डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। ओके सर, मैं एक का पे ठीक, क्लियर एवरीवन। यस मैम प्लीज। नेक्स्ट रोहोडियम, रोहोडियम किसको बिलोंग करता है, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम। रोहोडियम बिलोंग्स टू 4D सीरीज, है ना, तो 4D सीरीज का एलिमेंट है, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लो स्पिन लो स्पिन। कॉम्प्लेक्स। तो रोहोडियम +3 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, कितनी आई CFSE वैल्यू, D6 सिस्टम हो जाएगा अगेन, है ना, राइट। D6 लो स्पिन सिस्टम हो जाएगा,
तो -2.4 डेल नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? ठीक है। लास्ट हमारे पास रुथेनियम प्लस 3 में है, और रुथेनियम प्लस 3 मतलब हमारे पास 4D सीरीज का आयरन की फैमिली को बिलोंग करता है, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम, है ना? तो आयरन रुथेनियम ऑस्मियम रुथेनियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है ना इस केस में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे D5 2.0 नहीं, D5 सिस्टम हो गया ना ये हमारा। तो D5 लो स्पिन D5 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डेल नॉट प्लस 1 पेयरिंग 1p है ना, 2 पेयरिंग एनर्जी आएगा ना इस केस में हमारे पास। 5D5 सिस्टम में हमारे पास 2 पेयरिंग एनर्जी होती है, ठीक है। ये बता दो कैसे है 2p? वो आपको देखना पड़ेगा ना, जैसे आप ऐसे याद ही कर लो D4 D5 D6 और D7, इसके लिए 1 पेयरिंग एनर्जी आती है अगर कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन है। 1 पेयरिंग एनर्जी 2p और यहाँ 1 पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये वैसे तो मैंने आपको समझाया था अभी ना, बट अगर जो है अगर आप बार बार भूल रहे हो ना इस चीज को, तो इसको 1 2 2 2 1 के सेट से याद कर लो। अब जब D5 लो स्पिन सिस्टम हम बनाएंगे, तो D5 लो स्पिन सिस्टम के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ 5th भी यहाँ, तो 2 पेयरिंग एनर्जी आ रही एक्स्ट्रा। अगर आप हाई स्पिन का देखते हो तो हाई स्पिन में तो आपको पेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, तो या तो 0 पेयर है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ हम एक्स्ट्रा कितने पेयर बना रहे हैं 2 पेयर बना रहे हैं, तो इस वजह से हमारे पास क्या आ जाएगी 2 पेयरिंग एनर्जी। अभी क्लियर है सबको? यस मैम। चलो अब ना हम एक क्वेश्चन करेंगे और, ठीक है। इसमें आपने स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इन सब क्वेश्चन से, बट अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करोगे तो हो जाएगा सॉल्व। ओके, सो राइट डाउन फॉर कोबाल्ट L6 3 negative, where L is a monodentate, where L is monodentate uninegative ligand, where L is monodentate uninegative ligand, value of splitting energy is 12,000 centimeter inert। ये क्या है आपके पास CFSE splitting energy, and pairing energy is 24,000 centimeter inverse, ठीक है। आपको क्या करना है, you have to find crystal field stabilization energy, crystal field stabilization energy, ठीक है। ये फाइंड करो। लग रहा है आइडिया कैसे होगा क्वेश्चन सॉल्व? D6 हाई स्पिन बनेगा मैम। स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा मैम। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके पास कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा या लो स्पिन। तो क्या बनेगा? हाई स्पिन मैम, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, और जब पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तो कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। यहाँ से आप क्या देख रहे हो, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट L हमने क्या लिखा है, इट इज अ यूनिनेगेटिव लिगेंड। यूनिनेगेटिव लिगेंड होने का मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लो, प्लस कितने लिगेंड है 6, हर एक में चार्ज -1 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया हमारे पास बाहर -3। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, X विल बी +3, है ना। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3, मतलब कोबाल्ट आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है
और सिस्टम हाई स्पिन हो जाएगा क्योंकि CFSE की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है ना। कोबाल्ट इज प्रेजेंट इन +3 हाई स्पिन। तो यहां से अब आप निकालो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा। -0.4 डायनोड मैम। ऐसे नहीं करना, देखो स्टेबलाइजेशन एनर्जी पहले तो इसका फॉर्मूला लगा लो, क्या हो जाएगा। क्या सिस्टम है +3 मतलब D6 हाई स्पिन सिस्टम है तो -0.4 इंटू 4 प्लस 0.6 इंटू 2 प्लस क्या यहाँ कोई पेयरिंग एनर्जी आएगी, नहीं आएगी। कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो पेयरिंग एनर्जी तो कोई लगेगी नहीं, तो ये आपका डेड नॉट होगा, है ना। हाई स्पिन बन रहा है ना कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू -0.4 डेल नॉट, ठीक है। हाँ नहीं ठीक था, जिसने भी आंसर दिया था ठीक था। डेल नॉट की वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दो, आपको गिवन है ना डेल नॉट कितना है, इट इज 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना हो गया -0.4 इंटू 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आंसर है, ठीक है। सबको क्लियर है एवरीवन। यस मैम। अब अभी ना ऐसे अगर गिवन होता कि पेयरिंग एनर्जी आपके पास है लेट्स सपोज 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स और डेल्टा नॉट आपके पास है 24,000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो आपके पास क्या आएगा आंसर स्टेबलाइजेशन एनर्जी का। -2.4 डेल्टा O + 2P। हाँ तो -2.4 डेल्टा नॉट प्लस 2 पेयरिंग एनर्जी है ना। तो बस अब आप यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देना, माइनस ये आएगा -33,600 सेंटीमीटर इनवर्स। क्रॉस चेक करो एक बार, देखो ये आंसर आ रहा है सबका। देखो चेक करो यही आ रहा है आंसर सबका। यहाँ पे आपने बस क्या करना है पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू पुट कर देनी है दोनों केसेस में। ऋषु आपका आंसर आ गया, राहुल, भूपिंदर, ऋषु सॉल्व हो गया, करना आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, डिफरेंट तो नहीं आ रहा कोई। तो मैम यही है मैम। एवरीवन -2 आ रहा है मैम। ये आपको वहां तक विजिबल है तो पूरा नहीं है ना। ठीक है तो ये हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। फिर कल के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, उनकी स्प्लिटिंग पढ़ेंगे, ठीक है।
और फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास क्या फॉर्मूला लगता है वो देखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट्स है? मैम इसमें कोबाल्ट में अगर +3 है तो लो स्पिन नहीं आना चाहिए, सिर्फ या फिर पेयरिंग एनर्जी और ये डेल्टा नोट की वैल्यू देखनी है। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही क्लियर। एक बार आप अपना, हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि जब आपके पास गिवन है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू इतनी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इतनी है, तो फिर आपको लिगेंड्स चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करने की जरूरत नहीं है। जिन दो मेन फैक्टर्स पे वैल्यू डिपेंड करती है कि हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, वो वैल्यू से डायरेक्ट आपको गिवन है। तो अगर CFSE की वैल्यू कम है तो मतलब पक्का हाई स्पिन होगा, अगर CFSE की वैल्यू ज्यादा है तो पक्का लो स्पिन ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो उस केस में आपको चार्ज मेटल का या आपको मेटल के साथ लिगेंड कौन सा अटैच्ड है, ये सारे फैक्टर्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कोई है? और किसी को कोई डाउट है? एवरीवन प्लीज टेल, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am, clear. तो अभी के लिए फिर हम आज इतना, कल बाकी का फिर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टेट्राहेड्रल। ठीक है, ओके मैम। Thank you.